स्वागत है चुनाव का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नरेंद्र उर्फ लल्ला सर, जो लल्ला सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, बच्चों के बड़े प्रिय हैं। और चूँकि चाचा नेहरू से शुरुआत कर देते हैं कि बच्चों के वो बड़े प्रिय होते थे, लेकिन ऐसे ही शिक्षक हैं जो छात्रों के प्रिय हैं और छात्रों की नब्ज को टटोलना इनको बखूबी आता है। जितनी खूबी से पढ़ाना जानते हैं उतनी खूबी से ये समाज को संदेश देना भी जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे साथ। आज हम आपसे बात करेंगे चित्रकूट की स्थानीय राजनीति के बारे में, सरकार की सोच के बारे में, छात्रों की समस्याओं के बारे में और क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो सका अब तक चित्रकूट के अंदर। जहाँ तक शिक्षा की बात है, मेरी कोचिंग चलती है लल्ला सर के नाम से, आपने नाम भी सुना होगा। जी। और चित्रकूट ज़िले में लगभग सभी लोग मेरी लल्ला सर की कोचिंग को जानते हैं। तो मैं तो इस समय देख रहा हूँ कि क्लास 9th में अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो क्लास 9th के बच्चे जोड़ नहीं पाते, घटा नहीं पाते हैं, गुणा नहीं कर पाते। अब सोचिए कि एक क्लास 9th का लड़का अगर जोड़ घटाना न कर पाए तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। अब आप तो पत्रकार हैं, आप खुद समझ लीजिए कितना शिक्षा का स्तर है। और मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ, तभी मेरे यहाँ भीड़ भी आती है, लेकिन शिक्षा का स्तर हमें तो नहीं सही लगता करबी जिले का फिलहाल। तो ये कमजोरी कहाँ से आ जाती है? बेसिक शिक्षा से ही आ जाती है? ये कमजोरी बेसिक शिक्षा से जो आती है वो तो है। ये कमजोरी आजकल मैं आपसे बता दूं कि 90% अभिभावकों की हो गई है। पहले अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते थे, अब अभिभावक केवल कमाई पे ध्यान देता है। वो ये सोचता है कि हमने बच्चे को ट्यूशन लगवा दिया, हमने बच्चे को कोचिंग भेज दिया तो सारी जिम्मेदारी हमारी पूरी है। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, सरकारी विद्यालय तो मैं आपको क्या बताऊँ, सरकारी विद्यालय में तो जो है सो ही है, लेकिन बचपन से जब लड़के की नींव कमज़ोर हो जाती है भैया, तो फिर वो आगे चल के बहुत कमज़ोर हो जाता है। बहुत बड़ा सुधार करने की ज़रूरत है शिक्षा में, क्योंकि ये बच्चे जब आगे जाएंगे तो यही कंपटीशन देंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये नींव कमज़ोर होगी तो बच्चा कंपटीशन निकाल सकता है। तो ये इसके लिए दोषी कौन है? शिक्षा का निजीकरण होना शुरू हो गया था, जैसे अभी निजीकरण की बात हर एक क्षेत्र में तेज़ी से जारी है, तो ऐसा निजीकरण शिक्षा का हुआ, तो क्या वो निजीकरण दोषी है? निजीकरण कहाँ से दोषी हो गया? लोग निजीकरण को दोषी ठहराते हैं। मैं तो कहता हूँ जितना निजीकरण हुआ है उसी से फ़ायदा हुआ है। आप निजी विद्यालयों को देख लीजिए, बच्चों को, जितने निजी विद्यालयों के बच्चे हैं वही ज़्यादा अच्छे हैं। सरकारी विद्यालयों के बच्चों की नींव कमज़ोर रहती है। कुछ सुधार हो रहा है, अब काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, और चूँकि सरकारें अगर टाइट होंगी तो सुधार होगा। ऐसा नहीं लगता कि निजीकरण हुआ और सरकारी विद्यालय में शिक्षा कमज़ोर हो गई, उस तरफ ध्यान कम हो गया, पढ़ाने कम लगे वो लोग खुद भी? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। निजीकरण जो हुआ है, तो निजीकरण शिक्षा का कहाँ हुआ है भाई? प्राइवेट विद्यालय खुल गए हैं, वो तो पहले से ही निजीकरण थे। जो बेसिक विद्यालय चल रहे हैं उनका निजीकरण कहाँ हुआ है? उनका तो नहीं हैं, तो वो तो सरकारी है ही हैं। तो अब जैसे देहातों में है, देखिए टीचर का भी सारा दोष नहीं दिया जा सकता। जैसे लोग सीधे सीधे प्राइमरी के शिक्षकों को दोष दे देते हैं। मिड डे मील व्यवस्था चल रही है, आपको बच्चों को ढूंढ के लाना है, पहले खाना खिलाना है उनको, हैं, कुछ दिन बाद कहीं योजना आ जाए कपड़े पहनाना है। तो टीचर का काम होता है पढ़ाना। जब आप उनको पढ़ाने के अलावा उनसे सारे काम लेने लगेंगे दुनिया भर के, तो निश्चित है कि शिक्षा की गुणवत्ता तो प्रभावित ही होगी। ये बड़ी बात आपने कही कि टीचर का काम है केवल पढ़ाना। अब भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा को गुरुकुल की पद्धति रही हो, वहाँ पर जनसंख्या के काम में लगा देंगे, BLO बना देंगे, पता नहीं कौन कौन से काम निकाल करके सरकार लाती है उन शिक्षकों के लिए जिनको पढ़ाने का काम है। इसमें सुधार की आवाज़ तो कैसे उठेगी और कैसे होना चाहिए सुधार? अब देखिए, इसमें सुधार क्या हो सकता है? आजकल जानते हैं जब आंदोलन होता है तभी कोई कार्य होता है, और आंदोलन इसके लिए करेगा कौन? वही शिक्षक कर सकते हैं जो बेसिक में पढ़ाते हैं। अब वो आंदोलन नहीं कर पाते हैं, या उनका आंदोलन सफल नहीं हो पाता, या उनके आपस में ही उनमें सहमत नहीं है, तो इसके लिए दोषी वो हैं, है ना। दोष उनके ऊपर जाता है कि टीचर नहीं पढ़ाते, और टीचर अगर पढ़ाना चाहे भी तो नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनके पास पढ़ाने के अलावा सारे कार्य उनको दे दिए गए हैं। पढ़ाने के अलावा उनके पास सारे कार्य हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जनप्रतिनिधि जी हर बार चुने जाते हैं प्रत्येक 5 साल में, क्या लगता है आपको शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए उन्होंने कभी विधानसभा में सवाल किया हो, या जनता से कभी संवाद स्थापित करने की कोशिश की हो, या चुनाव के समय कभी एजुकेशन मुद्दा बना हो? मुझे आज तक कभी नहीं ऐसा लगा। यानी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अपने चित्रकूट ज़िले के, इन्होंने कभी शिक्षा के विषय में तो मुझे लगता नहीं बात उठाई होगी। हो सकता है कोई जनप्रतिनिधि सुने इस बात को तो उसको बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि शिक्षा के विषय में कोई बात ही नहीं होती। चुनाव आएगा, आप देख लीजिए दुनिया भर के मुद्दे आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम, है ना,
और जात पात वर्ग भेद ये सारे, बिल्कुल। लेकिन शिक्षा रोजगार इसकी कोई बात नहीं करता। हकीकत में आज के युग में जब तक बच्चे को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक वो आगे कुछ कर नहीं सकता। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े पद हैं, IAS PCS हैं, उसका टॉपर 45% पाता है। अब आप सोचिए, अभी एक रिजल्ट आया था UPSC का, उसका जो टॉपर था वो 45% वाला था। अब सोचिए कि अगर UPSC का टॉपर 45% वाला होगा तो शिक्षा कितनी अच्छी है यहाँ की। तो शिक्षा का स्तर डाउन है, शिक्षा के विषय में कोई बात करना नहीं चाहता, जनता के प्रति कोई जवाबदेह बनना नहीं चाहता। जनप्रतिनिधि हैं वो सोचते नहीं हैं, उनको तो सिर्फ अपने से मतलब है। जब चुनाव आएगा तब वो जनता के बीच में जाते हैं, नहीं तो 5 साल इसके बाद गायब रहते हैं। बिल्कुल, कहते हैं बिन मौसम के बारिश नहीं होती, तो बिन माहौल के शिक्षा का माहौल भी नहीं बनेगा, पढ़ाई लिखाई भी नहीं होगी। एक व्यक्तिगत प्रयास से होता है, परिवार का प्रयास हो या किसी का प्रयास हो। तो आप क्या मानते हैं कि जनप्रतिनिधि एजुकेशन के मामले में फेल रहे हैं पूरी तरह से? बिल्कुल, कोई संकोच नहीं कहने में। जनप्रतिनिधि पूरी तरह फेल रहे हैं और साथ में शिक्षा के लिए जवाबदेह अभिभावक भी है। अभिभावक को भी, जो बच्चों का अभिभावक होता है उसकी भी जवाबदेही है कि उस शिक्षा के प्रति आवाज़ उठाए, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि उसको लगता है कि मैं पैसा दे करके अगर बच्चों को एडमिशन करा दिया तो मेरी जवाबदेही पूरी हो जाएगी। तो लेकिन राजनीतिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है शिक्षा का, मतलब छात्रों का प्रयोग राजनीति में किया जा रहा है, ये आपको साफ नज़र आया होगा थोड़ा बहुत? ये बहुत साफ नज़र आया है। अपने करवी चित्रकूट ज़िले में ही आप देख लीजिए, बच्चों के जहाँ पढ़ाना चाहिए वहाँ बच्चों से राजनीति करवाई जाती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरा चित्रकूट ज़िला जानता है कि यहाँ पर इंटर कॉलेज हैं, वो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। इंटर कॉलेज का मतलब जहाँ शिक्षा हो, लेकिन वो राजनीति का अखाड़ा बन चुके हैं। और ये टीचरों की जिम्मेदारी है कि जिनकी जिम्मेदारी है छात्रों के प्रति, वो छात्रों के प्रति जिम्मेदारी न निभा करके किसी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो क्या कहा जाए इसको। लेकिन कितनी दुखद बात है कि वो छात्रों से जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगवा रहे हैं। वो तो आप समझ ही गए, जब आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो इसका मतलब है आपको जानकारी है पहले से। तो अब नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। बिल्कुल, हमें भी जानकारी, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन समाज को एक संदेश जाना बहुत जरूरी है। समाज को संदेश चला गया है। समाज तो पूरी चित्रकूट जनपद जानता है इस चीज़ को, लेकिन अब यह है कि आवाज़ कौन उठाता है। आवाज़ भी उठाने वाले उठाए हैं, ऐसे नहीं है, आवाज़ उठाई गई है। देखिए शायद सुधार हो जाए, अब कब तक होता है तो देखने की बात है। अच्छा, चलिए चर्चा के केंद्र में थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा, महामारी का दौर आया, प्रत्येक 100 साल में महामारी आ जाती है और जाने कितनी लाशें बिछ गईं। परिवार के लोग अपने लोगों से जब वो मृत हो गए तो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। एक कहावत है ना कि ऐसे कर्मचार कंधे भी नहीं मिलेंगे अंतिम समय में, वो महामारी के समय से स्टार्ट हुआ था। क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य जैसा प्रमुख मुद्दा जो साकार नहीं हो रहा है, अब वो कैसे साकार हो सकेगा? बनेगा ये मुद्दा चुनाव में? बिल्कुल बनना चाहिए। जनता के लिए स्वास्थ्य तो सर्वप्रथम चीज़ है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 ही पर देश चलता है, तो स्वास्थ्य का मुद्दा तो बनना चाहिए। हालांकि मेडिकल कॉलेज खुला है अपने यहाँ, देखें आप, जिला अस्पताल है, 100 सैया का बेड है। व्यवस्थाएं हुई कोरोना काल में काफ़ी, आप जानते हैं इतनी बड़ी महामारी फैलती है तो ये नहीं है कि तुरंत काबू में कर लिया जाए, लेकिन प्रबंधन सरकार का अच्छा रहा है। काफ़ी यूपी में अपने देखें तो काफ़ी अच्छा कार्य किया है सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में। बस थोड़ा सा और आगे कार्य करने की ज़रूरत है। अब महामारी कोई भी सरकार होगी तो कोई जादू की छड़ी नहीं कि कोई रोक लेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी चिकित्सकों ने काफ़ी वर्क किया। चिकित्सा जिस क्षेत्र से जुड़े जो भी कर्मचारी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। क्योंकि आप छात्रों के बीच लगातार रहते हैं, अभी हाल ही में छात्रों ने इलाहाबाद है, बिहार है, यहाँ पर रेल की पटरियाँ उखाड़ दी और कुछ ट्रेन में भी आग लगा दी। क्या लगता है कि जो धैर्य की बात है वो धैर्य छात्रों ने खो दिया है? क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? छात्रों को आंदोलन तो करना चाहिए, लेकिन जो रेल की पटरियाँ उखाड़ दी मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का हल शांतिपूर्ण हो सकता है। आप सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें छात्रों के बीच में उपद्रवी कुछ राजनीतिक जरूर घुसे होंगे, क्योंकि अगर कहीं हिंसा होती है तो मान के चलिए कि कोई ना कोई इसमें उपद्रवी तत्व घुस आए हैं। छात्र ऐसा नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है। उपद्रवी तत्व ही ऐसा करते हैं, छात्र ऐसा नहीं करते। छात्र अपनी मांगे रखे होंगे, ये मान सकते हैं आपको, लेकिन रेल की पटरी रोकना मुझे नहीं लगता कि छात्रों का काम हो सकता है। तो सरकार समय से रोजगार अगर देती तो क्या ऐसा दृश्य हमारे सामने आता? बिल्कुल नहीं आता। रोजगार की कमी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। सरकार कितना रोजगार देगी?
सरकार अगर 1,000 रोज़गार देगी तो 1 लाख बेरोजगार तैयार हो जाते हैं पहले से। लेकिन फिर भी सरकार को कार्य करना चाहिए, सरकार को रोज़गार बढ़ाने चाहिए। इसी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो थोड़ी देर पहले आपने हिंदू और मुसलमान की बात की थी, तो यही तो कारण है ना जनसंख्या बढ़ने का, कि मुस्लिम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सरकार हमारी बने, हिंदू चाहते हैं कि लोकतंत्र में सरकार हमारी बने, और नेता यही चाहते हैं। साक्षी महाराज जैसे नेता कह देते हैं कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएं, लेकिन उनके परिवार का, उन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? ना, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जनसंख्या वृद्धि सबके लिए हानिकारक है। बिल्कुल भाई, ज़्यादा बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा पे खर्च आप कहाँ से कर पाएंगे? तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम करना भी नहीं चाहिए। सबके लिए समान जनसंख्या नीति होनी चाहिए, समान शिक्षा नीति होनी चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। मुसलमानों को भी चाहिए, हिंदुओं को भी चाहिए कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, कितना छोटा परिवार रहेगा उतना सुखी परिवार रहेगा। जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप, सरकार से आप कितने % खुश हैं? ठीक है, सरकार से हम खुश हैं। सरकार खुश भी है, नाखुश भी हैं। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने अच्छा भी काम किया और कुछ क्षेत्रों में सरकार असफल भी रही है, तो मिली जुली है। तो बदलाव बा कि सब बा? अब देखिए 10 मार्च को पता लगेगा कि बदलाव ये होगा कि जनता ही सब। बताएगी 10 मार्च को। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक अंतिम संदेश आप जनता को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि ये चुनावी महापर्व है और हम नहीं चाहते कि बार बार जनता कोई बहुत बड़ी गलती करे, तो जनता के लिए सीधा संदेश क्या होगा कि जनता किन मुद्दों पर बात करे? एक अंतिम सवाल और अंतिम संदेश है। मैं जनता के लिए तो मैं यही कहूँगा, वोट उसको देना चाहिए जो आपके बीच में 5 साल रहा हो, काम किए हो। चुनाव के दिन आ करके वादे कर देना, मैं तो इसको समझता हूँ ये फर्जी है। कौन आपके पास आ करके 5 साल आपके साथ क्षेत्र में रहा है, जिसका जनता से जुड़ाव रहा है, जिसने जनता के हित में आवाज़ उठाई होगी, निश्चित रूप से उसे वोट देना चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ा हूँ, ना मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ लल्ला सर। जैसे खान सर फेमस हैं, वैसे ही चित्रकूट में लल्ला सर फेमस हैं। तो आप इस बात को समझिए कि उन्होंने जो संदेश दिया है, छात्र भी समझे, युवा भी समझे और बुजुर्ग भी समझे और क्षेत्र की वो जनता समझे, जो 10 मार्च जो यहाँ पर जो 27 फरवरी को वोट पड़ने वाला है और 10 मार्च को जो परिणाम आएगा वही क्षेत्र के विकास को तय करता है, वही जनता के भाग्य को तय करता है। बने रहिए हमारे साथ क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में।